नहीं, देखिए मैं तो सन्यासी हूँ। जन्म जाट के घर में हुआ है, तो जन्म आदमी की इच्छा से नहीं होता। मैंने कोई एप्लीकेशन तो दी नहीं थी भगवान को कि भाई मेरे को जाट के घर में जन्म कर दो, वो तो उसकी व्यवस्था है। परमात्मा किस कम्युनिटी में किस स्थान पर कहाँ पर जन्म देता है वो भगवान की व्यवस्था है। बाकी मेरे भाव कभी भी कास्टिज्म के नहीं रहे। देखिए, धर्म कहीं लड़ना नहीं सिखाता। समस्या ये है कि हमने धर्म की परिभाषा को समझा नहीं। हमारे शास्त्र तो कहते हैं धारणा धर्म। हम अच्छे गुणों को धारण करेंगे, वो धर्म है। कोई भी व्यक्ति, और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया धृति क्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के शेखावाटी इलाके के सीकर लोकसभा क्षेत्र में। और सीकर लोकसभा क्षेत्र से 2 बार के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती इस वक्त न्यूज़ 24 पर हमारे साथ है। स्वामी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये आपकी तीसरी तैयारी है शेखावाटी में, सीकर में। सीकर जिसे कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र आज की तारीख में बन चुका है और राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में शेखावाटी की अहम भूमिका रही है। अब इस चुनाव में जब बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने मुझे तीसरी बार मौका दिया है। 10 साल में मैंने मेरे क्षेत्र में जो काम किए हैं वो अद्वितीय मानता हूँ मैं तो, क्योंकि चाहे रेलवे का मामला है, रेलवे के क्षेत्र में केवल 13 ट्रेनें चलती थी, आज 40 ट्रेनें हैं। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बना है, मेडिकल कॉलेज बना है, इंडोर स्टेडियम बनाया है, सिंथेटिक ट्रैक का फाउंडेशन कर रहा हूँ, यूरेनियम कारखाना लगा है, सैनिक अकेडमी जो हिंदुस्तान में केवल मात्र दूसरी हमारी है। तो बहुत सारे काम हुए हैं और इन कामों के भरोसे और जो मेहनत की है उसके भरोसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछली बार मैं 3 लाख वोटों से जीता था। इस बार लोगों ने संकल्प लिया है कि 4 पार करवाएंगे। जी, तो आपका दावा है कि आप 4 लाख वोटों से इस बार जीतने वाले हैं, लेकिन आपके लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं पर जब नज़र डालते हैं और हाल ही में विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें आपकी पार्टी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है, मैं आपसे निवेदन करूँ, जब मैंने 14 का चुनाव लड़ा, हमारे यहाँ 5 सीटें थी विधानसभा की 8 में से, लेकिन उस समय मुझे 2.5 लाख वोटों से विजय करवाया। 2019 के चुनाव में ऐसा संयोग बना कि मेरी केवल एक ही सीट रही, हमारे 7 एमएलए हार गए। लेकिन इसके बावजूद भी माननीय मोदी जी का प्रभाव, कुछ मेरे सेवा कार्य, पार्टी की नीतियाँ, इन तीनों चीज़ों को देख करके लोगों ने मुझे 3 लाख वोटों से जिताया। इस बार तो मेरी 3 सीटें, तो 2 सीटें और बड़ी हैं, और जो हमारे विधायक हारे हैं, 1-2 विधायकों को छोड़ करके बहुत कम अंतराल से हारे हैं। तो विधानसभा का समीकरण कुछ अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 4 लाख से कम नीचे नहीं रहेंगे। सुमेधानंद सरस्वती जी सीकर के 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार इस बार लोकसभा के उम्मीदवार हैं। और शेखावाटी का जो लोकसभा क्षेत्र सीकर है, वहाँ की विधानसभा सीटें इस वक्त जो 8 सीट है उनमें से 3 बीजेपी के पास है। लेकिन पिछले चुनाव के इतिहास के आधार पर सुमेधानंद जी को लगता है कि वो इस बार पिछले चुनाव से भी ज़्यादा बड़े अंतर से इस चुनाव को जीतेंगे। लेकिन स्वामी जी, विधानसभा में हार का कारण क्या रहा? विधानसभा में जो हार के कारण है उसके पीछे बहुत सारे समीकरण थे। एक तो हमारे यहाँ 2-3 ऐसे उम्मीदवार थे जो निर्दलीय के रूप में खड़े हुए। सीकर सीट को ले, एक उम्मीदवार हमारा खड़ा हुआ, वहाँ पर कास्टिज्म का नारा लगा और कास्टिज्म के बेस के ऊपर जाट वोटर एक तरफे हुए, उसमें हमारी वो सीट हारी। चोमू की स्थिति यही रही कि जाट कैंडिडेट को पहली बार टिकट मिला, उधर यादव खड़ा था, तो यादव और जाट 2 वोट बहुत बड़े वोट हैं, 40-40 हज़ार के आसपास वोट हैं, उनका भी जातीय ध्रुवीकरण हो गया। परिणाम ये निकला कि रामलाल जी केवल 5,000 वोटों से रह गए। तो इस तरह से हमारी बहुत सी सीटें हैं, इस प्रकार की हैं जिनमें हम बहुत कम अंतर से आ रहे हैं। और दूसरी सीटों पर भी यही परिस्थितियाँ रही। हमारी दातारामगढ़ की सीट आप लेंगे तो वहाँ भी यही स्थिति हुई कि जाट वोटर लामबंद हो गया।
लेकिन क्योंकि मेरा जन्म जाट कम्युनिटी से है और पिछले दोनों चुनावों में 36 बिरादरी ने मुझे वोट दिया है, एक भी बिरादरी ऐसी नहीं थी कि जिसने मुझे वोट नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ वो ध्रुवीकरण नहीं चल पाता है। बड़ा चुनाव होता है और बड़ा चुनाव होने के कारण फिर मोदी जी ने जो देश के लिए काम किए हैं, हमारे यहाँ सैनिक हैं, हमारे यहाँ शिक्षा एजुकेशन है, तो जब सैनिकों के बीच में और शिक्षित लोगों के बीच में ये बात जाती है तो उनमें राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा होता है। युवा बहुत हैं, अभी मेरे 1 लाख वोटर युवा बढ़ गए हैं। तो लोकसभा के चुनाव का समीकरण अलग होता है। मैंने भी 10 साल में जो काम किए हैं, न कोई परिवार का विवाद है, एक व्यक्ति भी इस प्रकार का ऐसा नहीं है जो मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन लगा सके। तो प्रयास ये किया है कि माने मोदी जी का जो विज़न था, मैंने यही प्रयास किया कि मोदी जी ने बड़े बड़े लोगों को छोड़ करके मुझे टिकट दिया, तो ये विश्वास किया था कि स्वामी जी एक सन्यासी हैं, सन्यासी के नाते मैं इनको टिकट दे रहा हूँ और वो इस दृष्टिकोण से ईमानदारी से काम करेंगे। 10 साल में मैंने प्रयास किया है कि मैं उनके उस पर खरा उतरूँ, तो उसका बहुत बड़ा लाभ मुझे मिलता है। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, जब आप कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने आपको स्वामी समझकर वोट दिया, और जब पिछले 2 से 5 मिनट के आपसे वार्तालाप को जब हम सुनते हैं तो आपने करीब 5 से 6 बार जाट नाम लिया। इस शेखावाटी में और सीकर इलाका जो है लोकसभा क्षेत्र है आपका, उसमें जाट वोट मतदाता जो है वो निर्णायक है। आप भी अपने आप को जाट मानते हैं? नहीं, देखिए मैं तो सन्यासी हूँ, जन्म जाट के घर में हुआ है, तो जन्म आदमी की इच्छा से नहीं होता। मैंने कोई एप्लीकेशन तो दी नहीं थी भगवान को कि भाई मेरे को जाट के घर में जन्म कर दो, वो तो उसकी व्यवस्था है। परमात्मा किस कम्युनिटी में किस स्थान पर कहाँ पर जन्म देता है वो भगवान की व्यवस्था है। बाकी मेरे भाव कभी भी कास्टिज्म के नहीं रहे। मैं 36 कौम को एक जैसा मानता हूँ। जाति, मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय का किसी प्रकार का भेदभाव मैंने कभी किया नहीं। मेरे अंतस में ये भाव नहीं रहा। भगवान ने मैं मनुष्य के रूप में भेजा है, मैं लोगों को, आम आदमी को मनुष्य के रूप में देखता हूँ और किसी प्रकार का भेदभाव मेरे में नहीं है। इसलिए सब लोग पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ 26 लाख के आसपास वोटर है, जिसमें 6 लाख जाट वोट है। इसके बावजूद 18 लाख वोट तो दूसरा है। वो सब कम्युनिटी जब तक वोट नहीं देती हैं तब तक कोई प्रत्याशी एक जाति के ऊपर किसी भी कम्युनिटी का आदमी कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकता। जी, तो स्वामी जी, क्या ये राजनीति की मजबूरी है कि आप अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन में जाते हैं और जाट युवाओं को मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं? नहीं, देखिए मैं सभी कौमों के कार्यक्रमों में जाता हूँ। मैं तेजा सेना के कार्यक्रम में भी गया। आज ही मेरे सीकर जिले में 2 कम्युनिटी के ब्लड कैंप हैं। एक सैनी समाज ज्योतिबा फुले स्मारक का कार्यक्रम कर रहा है, एक कुमावत समाज कार्यक्रम कर रहा है। मैं सभी कार्यक्रमों में जाता हूँ। SC ST के विवाह सम्मेलन होते हैं सामूहिक, उनमें जाता हूँ। जो भी कम्युनिटी मुझे आमंत्रित करती है मैं सबके कार्यक्रमों में जाता हूँ, क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था है, जाति की व्यवस्था, उसको हम तोड़ नहीं पाए। यद्यपि मैं महर्षि दयानंद का अनुयायी हूँ, उन्होंने बहुत कोशिश की कि जातिवाद मिटे, अंतर्जातीय विवाह भी हों और भी हों, लेकिन ये जातिगत मामला ऐसा है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इसको मिला नहीं पाए हैं अब तक। जब नहीं हिला पाए हैं तो उस व्यवस्था में रहना पड़ेगा और सभी जातियों को साथ लेकर के सम्मान के रूप में हमें चलना पड़ेगा। तो न केवल जाट की बात है, मैं तो सभी कौम को कहता हूँ, अपने बच्चों को संस्कारित करो, शिक्षित करो, पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ। जब तक सारी कौम इकट्ठी होकर के आगे नहीं बढ़ेंगी, देश का विकास नहीं हो सकता। तो आर्य समाज का अनुयायी और दयानंद सरस्वती का फॉलोवर आज की व्यवस्था में 50, 60, 70, 80, 100 साल बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, पीछे है कि समाज नहीं बदल पाया, तो हमको समाज के अनुसार खुद को ही चलना पड़ेगा। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती का 1824 में जन्म हुआ और उसके बाद में लगभग 18-20 साल की उम्र में उन्होंने काम शुरू किया। उसमें महिलाओं का एजुकेशन नहीं था। 2 महापुरुष ऐसे हुए, महात्मा ज्योतिबा फुले और स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने महिलाओं को एजुकेट करने की बात की। आज आप मेरे सामने मेरे साथ बैठी हैं, पढ़ी लिखी डॉक्टरेट की भी बहन, ये दयानंद के कारण ही संभव हुआ है। छुआछूत का कितना बड़ा विष था, आज कोई भी आदमी इस प्रकार का काम नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें महर्षि दयानंद के कारण हुई हैं। ये बात दूसरी है कि मैंने जो बात कही,
छुआछूत मिट गई, जाति आधार पर कोई छुआछूत नहीं कर सकता, लेकिन जो कास्टिज्म पॉलिटिक्स के कारण या और अन्य कारणों से हुआ है उसको हम ख़त्म नहीं कर पाए। ये देश के लिए नुकसानदायक है। मैं यही समझना चाह रही हूँ, देश की युवा पीढ़ी जिसका अनुपात इस वक्त सबसे ज़्यादा है, 25 करोड़ से ज़्यादा युवा है वोटर इस देश में, और उस युवा पीढ़ी को जब ये सुनने को मिलता है कि स्वामी सुमेधानंद सरस्वती 10 साल सीकर ज़िले की राजनीति करने के बाद, और वो सीकर ज़िला जहां शिक्षा में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर शामिल हैं, पूरे देश में इस शेखावाटी की बच्चियां दुनिया भर में जा रही हैं, लेकिन जातिवाद का जहर यहाँ से निकल नहीं पाया, तो जड़ें इतनी गहरी हैं। इसके लिए आपने क्या प्रयास किए सुमेधानंद जी, बतौर जनप्रतिनिधि, बतौर सांसद? देखिए, बतौर जनप्रतिनिधि, बतौर सांसद तो मेरा प्रयास रहता ही है कि भाई हम कास्टिज्म के जहर में न ढले। उससे पहले मैं 80 से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मेरा ये प्रयास रहा कि हम लोगों में सौहार्द, भाईचारा, आपस में अंतरजातीय विवाहों को समर्थन मिले, आपस में एक दूसरे के साथ में व्यवहार हो। ये मेरा प्रयास रहा है, महर्षि दयानंद का प्रयास भी था और इसमें सफलता भी मिली है। जो जातिवाद का जहर पहले था अब उतना नहीं है, अब उसमें कमी आई है। आपस में घृणा का भाव था, अब घृणा का भाव जातियों में नहीं है। ठीक है, कास्टिज्म की दृष्टिकोण से पॉलिटिक्स में भी बातें चलती हैं, समाज में भी बातें चलती हैं, सामाजिक संगठन भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें भी सामाजिक दृष्टिकोण से एक एक समाज अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, अपने समाज को शिक्षित करे, संस्कारित करे, तो वो देश के लिए लाभदायक हो सकता है। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती राजनीतिज्ञ से पहले शिक्षाविद के रूप में, और एक संस्कारों की शिक्षा युवा पीढ़ी को कैसे दी जाए, गौ सेवा जो है उन्होंने अपनाया, हरियाणा से राजस्थान पहुँचे, अपने परिवार को छोड़कर उन्होंने आर्य समाज को ज्वाइन किया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में राजनीति, स्वामी जी, राजनीति और धर्म, इन दोनों का इतना ही पुराना इतिहास है जितना हमारा समाज का इतिहास है। तो राजनीति और धर्म का रिश्ता आप युवा पीढ़ी को समझाइए, क्योंकि उनको लगता है कि जो धर्म में है, धार्मिक है, जिसको समाज की सेवा करनी है, वो राजनीति में क्यों? देखिए, धर्म कहीं लड़ना नहीं सिखाता। समस्या ये है कि हमने धर्म की परिभाषा को समझा नहीं। हमारे शास्त्र तो कहते हैं धारणा धर्म, हम अच्छे गुणों को धारण करेंगे वो धर्म है। कोई भी व्यक्ति, और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया धृति क्षमा दमो स्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। हर आदमी को धैर्य रखना चाहिए, वो धर्मात्मा है। क्षमा, अपने से कमज़ोर को अगर कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा करो। दम, अपनी इंद्रियों पर संयम करो। अस्ते, दूसरे के धन के ऊपर कभी इच्छा शक्ति मत करो। तो ये जो 10 लक्षण हैं, इनमें कहीं भी कोई संप्रदाय आड़े नहीं आता है। प्रत्येक संप्रदाय को इन 10 लक्षणों को अपनाना चाहिए। हर आदमी ईमानदार हो, चरित्रवान हो, सच्चा हो, परोपकारी हो, ये हमारा धर्म संस्कृति हमारी कहती है। तो धर्म कभी लड़ना नहीं सिखाता, लड़ाई तो स्वार्थ के कारण होती है। लेकिन राजनीति तो स्वार्थ का दूसरा नाम है। जिस तरह की राजनीति इस देश में, इस दौर में, और शायद हम दुनिया के किसी भी प्रदेश, देश या कालखंड को याद करें, पिता को बेटे ने कत्ल किया है, मारा है, सत्ता के लिए जो कुछ हुआ है। मेरा सवाल ये था अवधेशानंद जी आपसे, सुमेधानंद जी, माफ़ कीजिए, सुमेधानंद जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर आप धर्म जिस धारण करने की आप बात कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को धर्म धारण करना अपने उस परिसर से सिखाते और राजनीति की ये कुर्सी यानी लोकसभा की ये सीट किसी राजनेता के लिए छोड़ते तो ज़्यादा उचित नहीं होता? देखिए, मैं एक निवेदन करूं आपसे, राजनीति में सुचिता की ज़रूरत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति में जो काम कर रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ा उनको संबल मिलता है कि परिवार का झंझट नहीं है। वो पूरा टाइम उसमें देते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, किसी प्रकार का कोई पारिवारिक समस्या मेरे सामने नहीं आती, कोई रिश्तेदार आड़े नहीं आता, साहब मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मेरा काम प्रायोरिटी पर करिए। दूसरा, पूरा टाइम, फुल टाइम हम दे पाते हैं। गृहस्थी आदमी को बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति, हमारे जैसा व्यक्ति, माने नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति राजनीति में आता है, वो 4 गुना काम करता है। धर्म कभी हमें नहीं रोकता
कि भाई आप राजनीति जाइए, राजनीति है वो, उसको अनीति मत करो। राजनीति में धर्म रहेगा, सत्य रहेगा, परोपकार रहेगा, त्याग रहेगा, तो उसमें सुचिता रहेगी, और वहाँ स्वार्थ रहेगा तो उसमें असुचिता आ जाएगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई कहीं इस प्रकार की बात, मेरे 10 साल मुझे काम करते हो गए जी मेरे सामने कोई दिक्कत कभी नहीं आई आज तक। समाज की संस्थाओं पर परिवारों का कब्जा होता है। अब उस परिवार में दूसरे को घोषणा नहीं देते, मेंबरशिप कैसे बढ़ेगी? राजनीति में परिवार का कब्जा होता है, दूसरे को एंट्री नहीं देते। मोदी ने यही तो तोड़ा है, यही मैं हमारे समाज में तोड़ता रहा हूँ। तो फिर पीड़ा तो होगी। हमारे समाज में ऐसी ऐसी शादियाँ हो जाती थी, 50 साल का आदमी उसके 18 साल के बच्चे की शादी करते हैं, विचार मिल नहीं रहे हैं। थोड़ी उम्र में बच्चे बहक गए, या बहक करके आपने पैसे के लालच में उनकी शादी कर दी। 20 साल की 18 साल की बच्ची है, उसको अपने भविष्य के बारे में भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं। आप उसकी शादी कर रहे हो, हिंदुओं की लड़की है, तो मुसलमान लड़का ले गया उसको, आप उस मुसलमान को एक बार हवन पर बिठा करके उसको आप बना रहे हो, तो उसको आप शादी कर दी। मुसलमान के नाम पे इस देश में जो चल रहा है, इसका रिएक्शन कैसे आएगा, ये भी सोच रहे हैं क्या आप लोग? जो अभी हो रहा है इसका रिएक्शन कैसे आएगा, कोई सोच रहा है क्या इसका? क्या मोदी जी 5 साल बाद अपना 3 टेन्योर करके चले जाएंगे और उसके बाद देश भुगतेगा? सोचते हैं वो भी सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई इसको हम ऐसा स्वरूप नहीं दें, क्योंकि ये जितने विंडक्टिव हैं और जिस तरह से रिएक्ट करेंगे, आने वाली जनरेशन कितनी असुरक्षित है। संकट क्या है? मैं चौधरी रणसिंह के टाइम से राजनीति को देख रहा हूँ। आप इतिहास में जाएंगे, सर छोड़ रहा हूँ राजनीति की। लियाकत अली को, ना उसको जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को कभी नहीं जीतने दी। वो कहते हैं कि किसान की कोई जात नहीं है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू, चाहे सिख है, सब लोग उनके साथ लगे हुए थे। जिन्ना कामयाब नहीं हुआ, लेकिन जिन्ना टुकड़े कराने में तो कामयाब हो गया था। मैं बात छोड़ रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, उस नीति पर हम चलते हैं, कामयाब नहीं होता, लेकिन हमने तो उसको सांप्रदायिक रूप दे दिया। मेरा ड्राइवर मुसलमान है, और से नहीं 10 साल से, मुझे कोई तकलीफ नहीं, ड्राइवर की सीट पर बैठता है। समाज में सबसे निकट 2 ही व्यक्ति रहते हैं, ले लूँगी। गृहस्थी के धर्मपत्नी और समाज में ड्राइवर। जिससे आपके पास बैठा है, आप गाड़ी में सब तरह की चर्चा करोगे, सब कुछ करोगे, तो आपके अंतस में कोई भाव इस तरह का होगा ही नहीं, तो क्यों आदमी आपसे डरेगा? नहीं, लेकिन जो एक माहौल बनाया जा रहा है, जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि कम्प्लीटली आप मतलब पार्टी मतलब करेगी कि नहीं करेगी, वो एक नहीं, ये भाव नहीं। लेकिन अभी सर मैसेज तो यही जा रहा है, कभी भी कोई भाव इस तरह का मोदी जी का नहीं, किसी का भी गलत प्रचार। टिकट देना नहीं देना एक अलग विषय, लेकिन उस कौम के प्रति, अब जैसे मेरी विधानसभा में 40 कम्युनिटी कम से कम है, टिकट तो 8 ही मिलेंगे ना, तो टिकट नहीं मिली इसका मतलब उनको खत्म करने का भाव हो गया क्या? टिकट नहीं मिलना किसी कम्युनिटी को डाउन करना नहीं है। पूरे देश में अगर आप कहीं भी नहीं दे पा रहे हैं या दे रहे हैं
तो मैसेज तो आप नहीं देंगे। विषय अलग है थोड़ी सी। मेरी इस विषय पे एक बड़ी चिंता है सर, मेरी मतलब मेरे जैसे लाखों लोगों की, कि आफ्टर दिस और नेक्स्ट टेन्योर, मान लेते हैं हम 29 में भी आप आ जाएंगे, मान लेते हैं, इसको मान के आएंगे नहीं आएंगे तो भी मान लेते हैं, तो उसके बाद ये जो रिएक्ट करेंगे ये कैसे करेंगे? कोई भी कौम और कोई भी पार्टी इस तरह का रिएक्ट नहीं करेगी। मैं कौम की बात कर रही हूँ, पार्टी की नहीं कर रही। कौम भी कौम नहीं में भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। कौम भी नहीं करेगी। कौम को जितने भी लाभ हैं सरकार के सारे लाभ हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। टिकट ही तो सब कुछ नहीं है। आज कश्मीर को देखना, कश्मीर में क्या स्थिति है, जिनको कोई आरक्षण नहीं था, लाभ चुनाव नहीं था। आप कितनी बार कश्मीर गए सर इन दिनों में? कश्मीर 2-3 बार जाके आ गए। गए, क्या है वहाँ पे रिएक्शन लोगों का? आम पब्लिक का, ड्राइवर, ये जो लोग धार्मिक दृष्टि से कर रहे हैं उनको परंपरागत राजनीतिक परिवारों को छोड़ के वहाँ के आम आदमी में ये भाव है कि मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। आज रोजगार मिल रहा है, युवा पढ़ रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल गए, स्कूल खुल गए, सड़कें बन गई, रेलवे लाइन बन गई, एम्स हो गया। कहाँ था? अच्छा सर 2 मिनट राजनीति से अलग बात करते हैं। आप इस खाने के बारे में बताइए, बेजन की रोटी और मेथी की सब्जी के फायदे बताइए। सौर जी हमारे साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया है, गेहूँ में जो हम लगातार गेहूँ खा रहे हैं उसमें शुगर की मात्रा 70% से कम, जो बाजरा है उसमें 50%, जौ और चना इसमें 20% आता है, तो ये उसको कंट्रोल करता है। फिर इसमें बहुत सारे चीज़ें आ गई, जैसे मेथी है, मेथी वायु के लिए लाभकारी है, गैस्ट्रिक है, पेट को साफ करती है और करती है, तो ये एक पौष्टिक भोजन हो गया और सुपाच्य और पथ्यात्मक भोजन हो गया। हमारे यहाँ पहले ये चलता था, ये आजकल आ गया ये पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें, पहले नहीं थी, सामान्य भोजन, सादा भोजन होता था। तो जब आप चुनाव प्रचार में लगातार व्यस्त रहते हैं, उसके बीच खाने का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? इस समय पर खाना खाया जाए? हम एक व्यवस्था रखते हैं हमारे शेड्यूल में कि इतने बजे वहाँ पहुँचा। चुनाव के समय में किसी परिवार में खाना नहीं खाते, ना होटल में खाते हैं, एक जगह से खाना बन के आएगा। जहाँ भी हमने देखा कि ये साफ सुथरी जगह है, हमने दरी बिछाई और वहीं बैठ करके बन के आ जाता है खाना, अपना देसी भोजन आ जाता है। लेकिन खाना समय से खा लेते हैं, खाना समय से, खाना स्किप नहीं करते। तो भगवान कृष्ण ने यही तो कहा है ना, युक्त आहार विहार से, युक्त कर्म से चेष्ट, युक्त स्वप्न बोध से योग भक्ति दुख हा। कौन व्यक्ति दुखी नहीं होता? जिसका भोजन युक्तिपूर्वक है, समय पर है, विहार उठना बैठना सोना जागना युक्तिपूर्वक है, उसके कर्म युक्तिपूर्वक है, उसका स्वप्न भी चिंतन भी युक्तिपूर्वक है। वो कहते हैं ऐसे लोग दुखी नहीं होते। तो भोजन इसमें शामिल है? युक्त आहार, हाँ, सबसे पहले भोजन ही है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। शेखावाटी में आपके जो पार्टी के अंदर विरोध है, क्या लोकतंत्र में नहीं, ये तो सर मतलब प्रॉब्लम है कहाँ से, जड़ कहाँ है उसकी?
देखो मैं लोकतंत्र में स्वाभाविक है कि हर नागरिक को टिकट मांगने का हक है। टिकट तो एक को ही मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा उसके मन में ये भाव आएगा कि मुझे क्यों नहीं मिलेगा। वो ये कहीं से प्रेरित भी है। ऐसे त्यागी तपस्वी तो लोग हैं नहीं कि कोई बात नहीं मिलेगी, वहाँ तो भाव होता है, प्रतिस्पर्धा भी होती है। तो उस प्रतिस्पर्धा और भाव के कारण कई बार विरोध हो जाता है लोकतंत्र में। ये सब पार्टियों में, केवल भाजपा की बात नहीं है, सभी पार्टियों में स्थिति ऐसी है, सभी जगह। नहीं, भाजपा में तो तुलनात्मक रूप से अनुशासन ज़्यादा है। हाँ, स्वामी जी, जब आप जनता के बीच जाते हैं, वोट मांगते हैं, तो क्या मतलब किस हक से आप कहते हैं कि आपको वोट दें और क्यों दें? जनता के बीच में जाता हूँ तो उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी के लिए जो नीति लागू की है, जैसे आवास है, प्रधानमंत्री आवास। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें पंचायत में 10-15 मकान नहीं बने हों गरीब लोगों के। उसके बाद में फिर जनधन खातों की बात आती है, नरेगा के कामों की बात आती है, अभी पेयजल की जल जीवन मिशन का काम आ गया है, पेंशन की चीज़ हैं, और अभी जो बीमा कार्ड आए हैं, स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत के, हर परिवार, हर मतलब 100 में से 90 परिवार किसी न किसी योजना से लाभान्वित हैं। मैं उन लाभार्थियों के पास बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, फिर मेरी लोकसभा में किए गए मेरे कार्य उनकी चर्चा करता हूँ, और सतत संपर्क में रहने के कारण हर मतदाता ये चाहता है कि मैं मेरे नेता के संपर्क में रहूं, तो मेरे बीच में किसी प्रकार की दूरी नहीं रहती है। मेरा आश्रम के अंदर उनके लिए खुली जगह रहती है, किसी प्रकार के बिचौलियों का प्रयोग मैं करता नहीं हूँ, सीधे आकर के मेरे से जुड़ते हैं। तो ये यानी कि आप चुनाव जीतेंगे मोदी जी के नाम पर, मोदी जी हैं इसलिए आप चुनाव जीत रहे हैं? दोनों एक बात है, मोदी जी तो हैं ही, मोदी जी के बिना तो काम ही नहीं होगा। मोदी जी का मतलब है समाज जनहित की योजनाएं। जब जन कल्याण की योजनाएं हम लागू करेंगे, दूसरी पार्टी सामने खड़ी है, उसने 10 साल में भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए। मोदी जी के समय में घोटाले नहीं हुए, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जनहित के काम हुए। कांग्रेस कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटी नहीं। तो वो मुद्दे तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं ही। इसके साथ साथ में मेरे द्वारा किए गए काम, और वो भी मोदी जी के कारण ही है, चाहे मेडिकल कॉलेज बना है, सैनिक अकादमी बनी है, और जितने भी काम हुए हैं, रेलवे के काम हुए हैं, वो भी भारत सरकार की योजनाएं लागू की हैं। तो भारत सरकार और मोदी जी को मुख्य केंद्र बिंदु में रख करके, और मैंने जो लोगों के लिए पुरुषार्थ किया है, मैं लोगों के लिए सुलभ उपलब्ध रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं जिसका मुझे लाभ मिलता है। यानी कि चुनाव जीतने की पहली कंडीशन है लोगों के बीच सुलभ उपलब्ध होना। पहली चीज़ है ये, आप लोगों के फ़ोन उठाते हैं कि नहीं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं कि नहीं, आप उनसे संवाद करते हैं कि नहीं, आप उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं कि नहीं। आज हर आदमी नागरिक जागरूक है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी के पास टेलीफोन है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है। वो चाहता है कि मैं सीधा संवाद अपने नेता के संपर्क में रहूं, अपने प्रतिनिधि के संपर्क में रहूं। यानी कि उपलब्धता के साथ साथ संवाद जरूरी है लोगों से। तीसरा, चुनाव जीतने का नुस्खा? तीसरा नुस्खा है ईमानदारी। हमारे क्षेत्र की जनता के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमारा जनप्रतिनिधि ईमानदार है, उसके द्वारा क्षेत्र में किसी भी कार्य योजना के अंदर किसी प्रकार का कोई घपला नहीं किया गया, कोई कमीशन नहीं लिया गया, कोई पैसा नहीं खाया गया। ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। पब्लिक चाहती है हमारा जनप्रतिनिधि ईमानदार हो, और मैंने प्रयास किया है कि 10 साल में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरपंच है, अधिकारी है, वो ये नहीं कह सकता कि स्वामी जी ने हमारे से 1 रुपया लिया हो। तो ये सबसे अपेक्षा रखते हैं। तो मैं आम आदमी के बीच में बैठ करके खुली बात करता हूँ कि भाई बोलो, आपसे मैंने या मेरे किसी कार्यकर्ता ने कोई पैसा लिया हो, और कोई बात ली हो, किसी अधिकारी ने मेरे नाम पर कुछ लिया हो, या अधिकारी से दबाव दे करके मैंने कोई काम करवाया हो। इसलिए ये जनता के बीच में जाकर के कॉन्फिडेंस के साथ हम बात करते हैं, तो लोग इस बात को समझते हैं कि हमारा नेता ईमानदार है। स्वामी जी, धन और बल, इन दो को राजनीति की बड़ी जरूरत बताते हैं। आपके हिसाब से चुनाव में इनकी जरूरत नहीं है? धन की जरूरत है, और बल चाहिए वोट का। आपके साथ अगर वोट का बल है तो आप उसमें सफल होंगे। धन की जरूरत है, लेकिन धन भी जनता देती है।
मैंने दोनों चुनाव लड़े। मेरे खाते में जब मैं पहली बार मुझे टिकट मिला, मेरा बैंक में अकाउंट था, मेरी कोई इंडस्ट्री नहीं, व्यापार नहीं, बिजनेस नहीं, लेकिन मैंने 40 साल में लोगों की सेवा की। उसका परिणाम था कि थोड़ा थोड़ा करते हुए लोगों ने उस चुनाव को खुद लड़ा, स्वयं चुनाव लड़ा, अपनी गाड़ियां लगा करके, अपना खाना खा करके, अपना कुछ करके, सारा का सारा पब्लिक ने चुनाव लड़ा। तो जब आदमी, पब्लिक जानती है कि भाई इनके पास तो कुछ है नहीं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, तो पब्लिक खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। पब्लिक का धन है। अकेले धन के बलबूते पर यदि लोग चुनाव लड़ते हैं तो बड़े बड़े धनाढ़ लोग चुनाव हार जाते हैं। अकेला धन काम नहीं आता, धन भी कहाँ से आया है पब्लिक ये भी देखती है। तो धन से ज़्यादा ईमानदारी की ज़रूरत है, करप्शन नहीं होना चाहिए। और जनता को क्या करना चाहिए? आपके चुनाव में जनता की क्या भूमिका रहती है वोट देने के अलावा? मेरे चुनाव में जनता की ये भूमिका रहती है कि जनता खुद चुनाव लड़ती है। मैं हमेशा लोगों को एक बात कहता हूँ कि मेरा कोई सामाजिक परिवार नहीं है। मेरे परिवार का कोई व्यक्ति किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। मेरा परिवार मेरा हर वोटर है। मेरा परिवार हर मेरी बहन, भाई, परिजन, जो आम आदमी है वही मेरा परिवार है। और अब तो आप मोदी जी के परिवार में शामिल हो गए। ठीक, वो तो राजनीतिक परिवार है हमारा, संगठन हमारा राजनीतिक परिवार है और पूरा का पूरा संगठन हमारा साथ देता है। तो मोदी जी के परिवार का मतलब है भाजपा का परिवार, हमारे संगठन का परिवार, और वो संगठन भी पूरा मेरे साथ खड़ा रहता है। उनको पता है कि स्वामी जी आम आदमी के लिए काम करते हैं। चुनाव जीतने के लिए ईमानदारी के साथ साथ मेहनत की कितनी ज़रूरत होती है और आप कितनी मेहनत करते हैं? मेहनत के बिना संसार में कोई काम सफल नहीं होता। राजनीति में और अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। कर्मचारी के लिए एक निश्चित समय है, वो 8 घंटे की ड्यूटी करेगा, 10 घंटे की ड्यूटी करेगा, लेकिन राजनीति में कोई समय निश्चित नहीं है। आप जितना अधिक लोगों को समय देंगे उतने लोग संतुष्ट होंगे, उतनी उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और मैं सुबह लगभग 8 बजे आम आदमी के लिए उपलब्ध हो जाता हूँ। कई बार तो मैं सुबह 6 बजे घूमने के लिए निकलता हूँ, तो उस लोग मेरे साथ साथ घूमते हैं, अपनी समस्याएं भी बताते हैं, घूमते भी हैं, और मैं उनको नोट कर लेता हूँ। बाद में दिन में फिर उनके लिए टेलीफोन करवा देता हूँ। तो मेहनत के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। सुबह 8 बजे शुरू करते हैं, रात को कब तक ख़त्म करते हैं? रात को लगभग 10 बजे के आसपास है, कभी कभी 11-12 भी बज जाते हैं। और मेरा एक ये सिस्टम भी है कि मैं लगभग 10 और 11 के बीच में अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ। फिर मेरा जो लैंडलाइन फ़ोन है वो चालू रहता है। मेरे साथ जो 2-3 नौजवान काम करते हैं उनके फ़ोन चालू रहते हैं। सुबह 8 बजे के आसपास में मेरा फ़ोन खोलता हूँ। उस समय मेरी दिनचर्या होती है, मेरा योग है, प्राणायाम है, घूमना है, स्नान ध्यान है, ये सब चीज़ें चलती हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में केवल मात्र राजनीति या ये सब कुछ नहीं है। व्यक्तिगत जीवन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए भी समय चाहिए, और हमारे पास विल पावर नहीं होगा तो हम संकटों का सामना नहीं कर सकते। इस आत्मिक उन्नति को नई पीढ़ी मी टाइम कहती है। आप अपने लिए मी टाइम निकाल लेते हैं? ये मी टाइम बहुत ज़रूरी है। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, जब तक प्रत्येक युवा अपने लिए समय नहीं निकालेगा, अपनी आत्मिक उन्नति नहीं करेगा, वो संकटों से नहीं जूझ पाएगा। आज हमारा यूथ छोटा सा संकट आते ही फांसी के फंदे पर लटक जाता है, सुसाइड कर लेता है। उसका मूल कारण ये है कि उसने अपने आप को, अपने अंतस को मजबूत नहीं किया, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को मजबूत नहीं किया। और उसके लिए साधना जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है, अच्छे लोगों का सत्संग जरूरी है, और मैं उसको सतत रखता हूँ। तो राजनीति में तो कहते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान जब तक आप ठीक से शराब नहीं पिलाएंगे, लोगों को ठीक से खिलाना पिलाना नहीं करेंगे, तब तक चुनाव नहीं जीत सकते। बस 2 बार के चुनाव में सीकर की जनता ने इसी मिथक को तोड़ा है। एक बूंद किसी को शराब नहीं पिलाई, हमने बड़े बड़े भंडारे नहीं लगाए। चाय जरूर कहीं कहीं हमारे छोटे मोटे कार्यालय होते हैं, वहाँ कुछ लोग पीते हैं, बाकी कहीं भी शराब का तो मैं इतना बड़ा विरोधी हूँ कि एक बूंद भी शराब मेरे चुनाव के अंदर प्रयोग नहीं होती है। तो चुनाव में तो रात को पूरी रात नेतागण रैलियां करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, आप वो कभी नहीं करते? नहीं, चुनाव में हम भी 10 बजे के बाद में तो हमारा प्रचार बंद हो जाता है, क्योंकि मैं अनुशासन का पालन करता हूँ। 10 बजे के बाद मैं कभी माइक का यूज़ नहीं करता हूँ। उसके बाद में हम अपनी इंटरनल बैठक करते हैं। आने के बाद में आज हमारे कार्यकर्ता किन गाँव में गए, क्या किया उन्होंने, संगठन के लोगों से बात करते हैं, सारी योजना अगले दिन की योजना बनाते हैं। ये 2-3 घंटे में लगते हैं। लगभग चुनाव के समय में 12-1 बज जाता है।
तो जो कार्यकर्ता हैं आपके आपके आसपास की जो टीम है वो क्या आपसे अपेक्षा करती है? देखिए, कार्यकर्ता ये अपेक्षा करता है कि मेरा सम्मान हो, मेरे कार्य हों, और जितने भी उचित कार्य हैं उनका करवाने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कार्यकर्ता का सम्मान। कार्यकर्ता सम्मान चाहता है पार्टी में, हमारे साथ रहने वाले कार्यकर्ता सम्मान चाहते हैं, और उनके काम भी होने चाहिए। उनके कभी कोई पुलिस का थाने का काम है, कोई और कोई काम है, कोई जितने भी कार्यालयों के ऑफिशियल वर्क हैं वो हम करवाते हैं, कह करके करवाते हैं। कहीं कोई कठिनाई हो तो उसका समाधान करवाते हैं। ये अपेक्षा रखता है कार्यकर्ता कि हमारे इस प्रकार के काम होने चाहिए। तो चुनाव जीतने के लिए चुनावी नुस्खे जो हैं उनमें कार्यकर्ता का सम्मान भी बहुत ज़रूरी है। बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता खपता है, और भारतीय जनता पार्टी में तो इतना काम देती है हमारी पार्टी कि सामान्य कार्यकर्ता, हमारा मंडल का कार्यकर्ता, हमारा बूथ का कार्यकर्ता, हमारा शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं, और नियमित 2 घंटे 3 घंटे तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तब वो अपनी सूचनाएं पार्टी संगठन को दे सकते हैं। कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम करता है, इसलिए भजनलाल जी को टिकट दिया गया कि 20 साल तक जिस आदमी ने निस्वार्थ भाव से काम किया है उसको कुछ तो मिलना चाहिए। स्वामी जी, आपके पड़ोसी जिले में जो हालात हैं चूरू में, उसका असर आपके लोकसभा क्षेत्र पर भी आप पाते हैं? देखिए, चूरू का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी लोकसभा में किसी प्रकार का मनमुटाव हमारी पार्टी में नहीं है। सब जितने भी, चाहे वो प्रत्याशी थे चाहे विधायक थे, सब एक मुखी होकर के मेरे साथ में काम कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ उस तरह का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और चूरू को भी हम प्रयास कर रहे हैं कि चूरू के मामले को भी सुलझा लेंगे। हमारी पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो लगा हुआ है इस मामले के अंदर, तो उसको भी निपटा करके एक वहाँ पर विजय की ओर आगे बढ़ेंगे।